बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ, ख़ास तौर पे सेनेट में, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जनाब उमर अता बंदयाल साहब की स्टेटमेंट या उनका एक रिमार्क जो उन्होंने पास किए एक मुकदमे के सिलसिले में, उसके ऊपर बहस हुई। दो तीन बातें उन्होंने की और उसको बहाना बना के एक तूफ़ान खड़ा किया गया सेनेट के अंदर। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है वो अवाम के फ़ैसलों के ज़रिए ही किया जा सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवा देने चाहिए ताकि अवामी नुमाइंदे मिल के बैठ के फ़ैसला करें। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट जो इस वक्त है वो अधूरी है और उसको जानबूझ के अधूरा रखा जा रहा है, और इसी की वजह से जो वहाँ पे लेजिस्लेशन हो रही है, जो कानूनदानी की जा रही है, वो सारी कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। और कंट्रोवर्शियल इस वजह से भी कि वहाँ पे जैसे नैब ऑर्डिनेंस को अमेंड किया गया, सारा पाकिस्तान जानता है कि ये कंट्रोवर्शियल है, तो वो अमेंडमेंट चैलेंज चूँकि हो गई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, पीटीआई ने की है, तो उसकी वजह से वो नज़र आता है। और इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ को बेल आउट करने के लिए पिछली जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने इसी तरह एक कानून पास किया था सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सो जब अदालत में गए तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया। और फिर उन्होंने ये भी एक रिमार्क दिया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया था और उसको भी एक आइनी शिक के ज़रिए ओहदे से हटा दिया गया। उनका गालिबन इशारा आइनी शिक तो 58(2)B बड़ी मशहूर थी, जो कि माशाल्लाह के दिनों में बनी, जनरल ज़िया-उल हक ने बनाई और फिर वो उसको इस्तेमाल करते रहे मुख्तलिफ़ वक्तों में। और वज़ीर आज़म गालिबन उनका इशारा था मोहम्मद ख़ान जुनेजो की तरफ, जो कि एक अच्छे ईमानदार शरीफ-उन-नफ्स आदमी थे, लेकिन शायद इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि उस ज़माने की बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे अफ़गान जहाज़ से रिलेटेड और अमरीका और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड जो थी कॉम्प्लिकेशंस और जो डिफ़िकल्टीज़ थी, उनको वो समझ सकते। तो गालिबन उनको इसी वजह से हटाया, लेकिन बाहर सूरत हटाने का तरीक़ाकार जो है वो आइनी शिक थी, खौफनाक किस्म की, जिसको इस्तेमाल किया गया 58(2)B और उनको फ़ारिग कर दिया गया। सो उनका इशारा उस तरफ था। अब जनाब पार्लियामेंट में PMLN के सेनेटर इरफान सिद्दीकी वो इसको चैलेंज करते हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस का कोई काम नहीं कि वो इस तरह के रिमार्क्स दे जिससे पार्लियामेंट बेतौकीर हो। पार्लियामेंट की कमर पे उन्होंने पीछे से कोड़ा मारा और ये किया वो किया, इस तरह की बातें की। और ये भी कहा कि कैसा लगेगा अगर हम ये कहें कि सिर्फ़ एक ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान में ऑनेस्ट आया, बाकी सब जो थे वो ईमानदार नहीं थे या करप्ट थे या जो भी। बात यह है कि सियासतदानों को अपने आमाल समझने चाहिए। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म लगातार, अगर हम देखें तो वो करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। आप रिसेंट हिस्ट्री का ले लें, माशाल्लाह के वक्त जो जनरल मुशर्रफ के दौर से ले लें कि वहाँ पे शौकत अज़ीज़, क्या उनका नाम नहीं आता कि उन्होंने बाज़ स्टॉक डीलर जो हैं उनसे तावन करके, उनके साथ मिली भगत करके तो स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाया और उसको स्टॉक मार्केट क्रैश करवाई 2 दफ़ा। इसी तरह आप अगर बात का दौर देख लें तो यूसुफ गिलानी प्राइम मिनिस्टर आए, क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है करप्शन के, उनके और उनके बेटों के ऊपर? यहाँ तक कि वो टर्किश खातून अव्वल के हार का किस्सा आप सुन लीजिए। फिर उनके बाद राजा परवेज़ अशरफ आए तो क्या उन्होंने करप्शन सपोर्ट नहीं की? जरदारी साहब का $60 मिलियन जो करप्शन का पैसा पड़ा हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, इनमें से कौन है जो कह सकता है कि मैंने तावन नहीं किया? उस पैसे को
हज़म करने में। और फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ आए। अब इरफान सिद्दीकी साहब ये फरमाते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनको हमने तो ये सज़ाएँ वगैरह जो भी अदालतें देती रहीं, आंखें बंद करके कबूल करते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर से लेके और नवाज शरीफ के अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने पे। पहले बात तो ये फ्रॉड है, बेटे की कंपनी से तनख्वाहें लेते हैं आप। ये सारा किस्सा ही हेरा फेरी कहता है, लेकिन बहरहाल जो वहाँ पे किस्सा था वो ये था कि आपने अपने एमन फील्ड डिपार्टमेंट्स वगैरह का केस था पानामा का, उसमें आपने अपने सबूत देने थे, उसकी बात नहीं करते। जो आपने जाली कतरी खत और इस तरह की चीज़ें पकड़ाई वहाँ पे। सो ये अजीब किस्म का माहौल है कि ये अपने मकसद के लिए, अपने मफादात के लिए ये हर चीज़ मुल्क को भी कुर्बान कर देते हैं। ये इन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, अब अगर जज की बात हम कर लें, मिसाल के तौर पे अगर जज करप्टी थे, बाज़ चीज़ें जो इरफान सिद्दीकी ने की वो दुरुस्त हैं कि मसलन जजेस ने जब इन्होंने मेहनत करके पॉलिटिकल लीडर्स ने, पॉलिटिशियंस ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराया, तो इफ्तिखार चौधरी ने जुडिशल एक्टिविज़म इंट्रोड्यूस किया। वो इतना ज़्यादा था जुडिशल एक्टिविज़म कि कोई चीज़ ठीक की या नहीं की, इफ्तिखार चौधरी बेकाबू हुआ पड़ा था, हर तरफ टक्कर मार रहे थे। हर सूरत इल्ज़ाम बहाल करने का तो सियासतदानों पे ही है, किसी और ने तो नहीं करवाया उसको। फिर जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ाम दुरुस्त है कि उन्होंने हर मार्शल को नज़रिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दिया, लेकिन आप देखिए कि मार्शल के अमेंडमेंट्स हों, मार्शल के जो भी ऑर्डर्स हों, उनको अल्टीमेटली पार्लियामेंट अप्रूव करती रही। वो सियासतदान अपने ऊपर क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते, क्यों नहीं वो इस चीज़ को समझते कि वो उतने ही मुजरिम हैं सारे खेल में। फिर जजेस हैं, जजेस को कौन जज बनवाता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लोगों को प्रमोट करती हैं, अपने लोगों को बार काउंसिल्स के ज़रिए उनको पालती हैं, और बार काउंसिल्स में इन्हीं के पोलिटिसाइज लोग बैठे होते हैं जिनको ये जज बनवा देते हैं। अगर एक जज इनके लिए कोई नाजायज़ काम करेगा तो अपने लिए क्यों नहीं करेगा वो? सो ये ख़राबी भी अगर अदालतों में है तो इन्हीं की पैदा करता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी मेरिट के ऊपर जज नहीं बनने दिए। इरफान सिद्दीकी साहब ने और बाकियों ने पार्लियामेंट का नाम लेके बड़ा वावेला मचाया, लेकिन कभी भी इन लोगों ने अपने आप को दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। मार्शल अगर लगा तो वो भी इन्हीं की चीरदस्तियों की वजह से कि इन्होंने, अगर मैं गिनती करवा दूं सिर्फ मियाँ मुशर्रफ के टेक ओवर की, तो वही आप देख लीजिए कि वो इतना कुछ है कि मियाँ नवाज शरीफ ने, यानी सदर मुमलिकत की उसने छुट्टी कराई, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ साजिश कराई, उसको छुट्टी कराई, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया, लोगों के टेलीफोन टेप किए, बेनज़ीर को जस्टिस कयूम के ज़रिए ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाई। कोई काम ऐसा नहीं था जो हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी करा दी। यानी आप तहस नहस करने पर उतरे हुए हैं सारे सिस्टम को। चुनाचे मार्शल जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। अब ये अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, कभी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे कि हम क्या करते रहे। अगर आप अपनी दुरुस्तगी न करें तो बाकियों पे उंगली उठाने का फिर आपका कोई हक नहीं बनता। सो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि आप बैठ के पार्लियामेंट में अपने आप को बिल्कुल हाजी और बुजुर्ग साबित कर देते हैं और समझते हैं कि आपके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। क्यों नहीं उठ सकती? क्या किया आपने? अब मोहम्मद खान जुनेजो का अगर उन्होंने इशारा दिया तो मोहम्मद खान जुनेजो डेफिनेटली एक ऑनेस्ट आदमी थे। जैसे मैंने कहा कि वो उतनी इंटरनेशनल अफेयर्स में उतनी सूझबूझ नहीं रखते थे, लेकिन बहरहाल एक ऑनेस्ट आदमी थे और उनको निकालने का तरीक़ाकार जो था वो गलत था, क्योंकि वो एक आइन की एक शिक इस्तेमाल करते हुए उनको निकाला गया, जबकि अवामी ओहदे जो इलेक्टेड ओहदे हैं उनको इस तरह उनके ऊपर से लोगों को हटाया नहीं जा सकता जब तक कि उनके ऊपर अदालत में केसेस न चलें, और अदालत अगर फैसला कर दे कि ये नाअहल है इस ओहदे के लिए तो वो अलग बात है।
सो यहाँ पे जो सेनेट में बात हुई, फिर उसमें सेनेट में ये तमाम जो एतराज़ात उठाए गए अदालत के ऊपर, इनको कहा गया, इनके बारे में कहा गया, इन एतराज़ात में ये कहा गया कि अदालत ने पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया है। लिहाजा जो सादिक संजरानी जो चेयरमैन है सेनेट के, उन्होंने ये कमेटी, हाउस कमेटी को ये केस पकड़ा दिया कि वो इस पे देखें, फ़ैसला करें। हाउस कमेटी नेचुरली वो भी इन्हीं की है, वो मज़ीद तूल देगी। और ये कहना कि अदालत ने जो रिमार्क दिए वो बिल्कुल गलत थे, मैं समझता हूँ कि ये भी एक मिथ है, जबकि रिमार्क्स जो दिए उन्होंने वो हर हाल में हर लिहाज से दुरुस्त ज़रूर हैं, सवाए इसके कि ये कोई क्वेश्चन कर सकता है कि जो मुकदमा सुना जा रहा था उससे उसकी रेलेवेंस थी नहीं थी, कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन मेरा ख़्याल है ऑब्जर्वेशंस जो चीफ़ जस्टिस की हैं उनमें कतन कोई ख़राबी नहीं। जब तक सियासतदान जिन्होंने हुक्मरानी करनी है इस मुल्क की वो ख़ुद ईमानदार नहीं होंगे, वो अपने गिरबानों में नहीं झांकेंगे, ये इस तरह के रिमार्क अदालत ना देगी तो आवाम तो जानते हैं। क्या आप आवाम की बात सुनते हैं? आप अगर लोगों में जाके घूम के उनसे पूछें, उनके ख़यालात देखें, तो आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में वाकई ऑनेस्ट वज़ीर आज़म, मैं लियाकत अली ख़ान या उससे पहले उनके बाद के जो लोग आए उनकी बात नहीं करता। चौधरी मोहम्मद अली बड़े मशहूर थे कि बड़े ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे हैं। उनका शायद इतना हमें उस वक्त इदराक नहीं था, यहाँ पे कौम को इतनी सूझबूझ नहीं थी इन चीज़ों में। लेकिन जो बात की हमारी हिस्ट्री है, जो रिसेंट हिस्ट्री जिसे हम कहेंगे, उसमें डेफिनेटली हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके बिल्कुल हाथ साफ थे। सो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों के ऊपर एक तमाशा खड़ा करें, अपने अपने गिरबानों में झांक के देखना चाहिए कि हम हैं क्या और हमें क्या ज़रूरत है करने की, क्या इस्लाह हम कर सकते हैं अपने रवैयों में, अपने कॉन्डक्ट में, अपने मामलात में, कि मुल्क का नुकसान ना हो। अब तक के लिए इतने ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।